छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस हूँ। मंगलूर विश्वविद्यालय के CBCS पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर BA के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में व्याकरण विषय संज्ञा, परिभाषा और भेद रखा गया है। आज आप इस विषय पर स्पष्ट रूप से जान लेंगे। विषय संज्ञा, संज्ञा, परिभाषा और भेद। यह विषय पढ़ाने का उद्देश्य संज्ञा की परिभाषा जान लेना। दूसरा उद्देश्य संज्ञा के भेदों को सोदाहरण समझाना। तीसरा उद्देश्य है शुद्ध हिंदी का प्रयोग जान लेना। और चौथा उद्देश्य भाववाचक संज्ञा शब्द किन किन शब्दों से बनाए जाते हैं यह जान लेना। तो इस तरह यहाँ पर मुख्य 4 उद्देश्य हैं। परिणाम, यह पढ़ने से छात्रों पर क्या परिणाम पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। यह पहला प्रभाव, संज्ञा की परिभाषा जान सकेंगे। छात्र संज्ञा की परिभाषा को जान सकेंगे। दूसरा परिणाम, संज्ञा के भेदों को सोदाहरण जान सकेंगे। तीसरा, शुद्ध हिंदी का प्रयोग सीख लेंगे। चौथा, भाववाचक संज्ञा शब्द किन किन शब्दों से बनाए जाते हैं यह जान लेंगे। अब संज्ञा की परिभाषा मैं बताना चाहती हूँ। संज्ञा यानी अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। नाउन, इसकी परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा हिंदी में इस तरह दी जाती है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो फिर से मैं इसे दोहराना चाहती हूँ। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम यदि हम लें तो मैंने उदाहरण के रूप पर लिया है मोहन का नाम। मोहन यहाँ पर है। इसी तरह राम, कोई भी व्यक्ति होता है, मोहन ही हो यह जरूरी नहीं। किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वह संज्ञा के अंतर्गत आता है। स्थान के लिए मुंबई लिखा है और यहाँ पर इस तरह मैंने कई उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। मुंबई, गंगा, मनुष्य, सोना, सेना, चतुरता। चतुरता से भाव व्यक्त होता है तो यह भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। सेना जो है वह समूहवाचक के लिए उदाहरण है। सोना द्रव्यवाचक के लिए उदाहरण है। तो इस तरह संज्ञा के जो भेद हैं उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर कई उदाहरण दिए हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण को जान गए हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति ही हो यह जरूरी नहीं है। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी जी मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है। और आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी अभी राम, मोहन या आपका नाम या किसी और का नाम जो व्यक्ति का नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और मैंने यह भी बताया किसी स्थान विशेष का नाम, तो स्थान यहाँ पर मैंने मैसूर दिया है। तो इस तरह आप कोई भी स्थान ले सकते हैं, बेंगलोर, उडुपी, मंगलोर या कोई भी स्थान, मुंबई। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है क्योंकि इससे स्थान विशेष का बोध होता है। जैसे महात्मा गांधी जी से व्यक्ति विशेष का बोध होता है, राम से व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसी तरह मैसूर से स्थान विशेष का बोध होता है। हिमालय से भी एक पर्वत, यह एक
सभी पर्वत नहीं, एक विशेष पर्वत का नाम है यह हिमालय, तो यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक की परिभाषा मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैं फिर से देना चाहती हूँ। जिस संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इस तरह से भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चलता है, जाति, पूरी जाति का यहाँ पर बोध होता है। जो संज्ञा शब्द किसी स्थान, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने शब्द दिया है मानव। मानव कहते ही हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं जाता, किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर नहीं जाता, पूरी मानव जाति का यहाँ पर बोध होता है। मानव से पूरी मानव जाति का बोध होता है। और नदियाँ, नदी, नॉट नदियाँ, नदी, यहाँ पर नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है, क्योंकि नदी कहते ही इससे पूरी नदियों का बोध होता है। यदि मैं गंगा कहूँ तो यह एक विशेष नदी का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का भी जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है, क्योंकि इस लड़का शब्द से लड़का जाति का बोध होता है। उसी तरह लड़की, आदमी, तो ये सभी किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी अभी मुझे लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं। संज्ञा, जो जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला भेद है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। इस जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, जिन शब्दों से किसी समुदाय का या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह, ग्रुप, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए हैं, सेना, सैनिकों का समूह, गुच्छा, फूलों का समूह, झुंड, प्राणियों का समूह, भीड़, लोगों का समूह। तो यहाँ पर ये सभी शब्द समूहवाचक के लिए उदाहरण है। मुझे लगता है कि आप इस विषय को समझ गए हैं। समूह या समुदाय का बोध यहाँ पर होता है इन शब्दों से। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो वे समुदायवाचक संज्ञा है। तो गुच्छा में सभी फूलों का समूह है, इसी प्रकार सेना में सैनिकों का समूह, झुंड, झुंड में प्राणियों का झुंड कहते हैं, तो सभी प्राणियों का समूह। तो इस तरह ये समूहवाचक के लिए उदाहरण है। अगला भेद जातिवाचक का दूसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य अर्थात पदार्थ, जैसे दाल, चावल, दूध, सोना आदि जो हैं वे द्रव्यवाचक हैं। यानी द्रव्य का अर्थ है पदार्थ। तो यहाँ यह जरूरी नहीं किसी ये द्रव पदार्थ ही हो। सो सभी पदार्थ, द्रव्य का मतलब है पदार्थ। सो द्रव्य अर्थात पदार्थ जैसे दाल, चावल, दूध, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पर कई उदाहरण लिखे हैं। सोना, चांदी, तेल, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक के लिए उदाहरण है। तो इस तरह हम अभी संज्ञा के दो भेदों को जान चुके हैं।
पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, स्थान या भाव विशेष का बोध होता है। व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। इससे एक जाति के सब पदार्थों का या प्राणियों का बोध होता है। इसके दो भेद हैं, पहला है समुदायवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, ये भाव से संबंधित है भाववाचक संज्ञा शब्द। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लड़कपन, भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण लड़कपन। यह शब्द लड़का शब्द से बनता है, तो लड़कपन। अच्छाई, मिठास, सुख, दुख, खुशी, ये सभी भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो अभी मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दशा, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। और हम जातिवाचक के दो भेदों को लेंगे तो यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग पढ़ाया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों को हम जान गए हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द किन किन शब्दों से बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं वे किन शब्दों से बनाए जाते हैं? पहला, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक शब्द हैं माता, मातृत्व, बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, तो लड़का, लड़कपन। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। दूसरा, सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। निज सर्वनाम शब्द है, इससे बनने वाला भाववाचक शब्द है निजत्व। पराया, यह भी कौन सा शब्द है? सर्वनाम शब्द है, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है परायापन। अपना, अपनापन। मम, ममत्व या ममता, तो ये सर्वनाम से बनने वाले शब्द हैं। तीसरा, विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। मधुर से मधुरता, मधुर विशेषण शब्द है और इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है मधुरता। मीठा, मिठास। गरीब, गरीबी। चतुर, चतुराई। तो ये सभी विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आगे क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। क्रिया, दौड़ना क्रिया है, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है दौड़। हंसना क्रिया, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द हंसी। चलना, यह क्रिया शब्द, इससे बनने वाला भाववाचक संज्ञा शब्द है चाल। तो इस तरह क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञाओं का कई उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द। ऊपर, ऊपरी, संबंध बोधक का उदाहरण है यहाँ ऊपर, ऊपरी। शीघ्र, शीघ्रता। दूर, दूरी। तो इस तरह हम यहाँ पर जान गए हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द किन किन शब्दों से बनते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से,
दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। संदर्भ ग्रंथ सैद्धांतिक हिंदी व्याकरण, संपादक डॉक्टर नागरत्ना राव और श्रीमती वैशाली सालियान। बहु विकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं? यहाँ पर मैंने 4 उत्तर दिए हैं। ये 6 भेद हैं, बी 3, सी 4, डी 2। अभी अभी हम पढ़ चुके हैं संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, तो उत्तर है बी। दूसरा प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। राम, लड़का, बच्चा, चतुर। तो उत्तर ये ठीक है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्द पहचानिए। इन शब्दों में संज्ञा शब्द, छोटा, दौड़ना, वह, गंगा। तो डी उत्तर ठीक है, गंगा ठीक उत्तर है। चौथा प्रश्न, इनमें जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? सुंदरता, गीता, बच्चा, धीरे। जातिवाचक संज्ञा शब्द है बच्चा, सी उत्तर ठीक है, सी बच्चा। पांचवा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 7, 3, 4 या 2। डी उत्तर ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। तो यहाँ पर यह विषय समाप्त हो जाता है। संज्ञा की परिभाषा, भेद और भाववाचक संज्ञा शब्द किस तरह बनाए जाते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।